हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डाइवर्सिटी में। गाइस, अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि आपके लिए हमने हिमाचल प्रदेश जो टेट का एग्ज़ाम है उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी है, और उस संदर्भ में हमने साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू कर दी है, जिसका आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा, जो चैप्टर 1 इंटेलिजेंस के नाम से है। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें, प्लेलिस्ट से आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो चैप्टर नंबर 2 लर्निंग थ्योरीज़। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से हर बार HP टेट में 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म आप मान सकते हैं कि आते ही है। 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो को देखने से आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस जो वीडियो है इसमें लर्निंग की सारी थ्योरीज आपको बताने वाला हूँ। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, गैने और क्लार्क हल की। इसमें से जो टॉप 4 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइज, जो वीडियो है ये बेस्ट वीडियो है अभी तक की यूट्यूब में हिमाचल प्रदेश टेट के लिए, क्योंकि ऐसी अभी तक यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं बनी है HP टेट के लिए जिसमें ये सभी थ्योरियाँ एक ही वीडियो में कवर की गई हो। तो गाइज, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके, अगर आप हिमाचल प्रदेश टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ी ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि HP टेट जो है आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या JBT सभी के में साइकोलॉजी आती है, तो ये सभी के लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इन थ्योरीज़ को लर्न करने में बड़ी दिक्कत होती है, आप साइकोलॉजिस्ट के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी और किस पे उसका प्रयोग किया गया था, जैसे कुत्ते पे, बिल्ली पे। अगर आप ये कंफ्यूज होते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में हम एक ट्रिक भी बताने वाले हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से आप ये चीज़ें याद रख सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ जो की पॉइंट है आज का, वो ये है कि जो सीखने का सिद्धांत है वो व्यवहारवाद पर आधारित है। अर्थात जो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है ये प्रेफर करती है कि जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 तरह के फैक्टर होते हैं। एक आनुवंशिकता होती है जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट होता है जिसे हम वातावरण कहते हैं। जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट है, जो आप जानते हैं कि व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वुडवर्थ है, पावलोव है, कोहलर है। ये सभी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो सीखने पर केवल और केवल वातावरण का रोल रहता है। वो पूर्ण रूप से हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को नकारते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता है, वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है और उसका बच्चा, ज़रूरी नहीं हो कि उसका बच्चा भी उसी की तरह जीनियस बन सकता है। तो इस पॉइंट की वजह से व्यवहारवादी आनुवंशिकता को पूर्ण रूप से नकारते हैं, और उनका मानना है कि सीखना केवल और केवल इन्वायरमेंट पे और वातावरण पे डिपेंड करता है। इसीलिए इन सभी थ्योरीज में जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो व्यवहारवाद को ध्यान पे रख कर ही किए गए हैं। जब आप इन वीडियो को पूर्ण रूप से समझेंगे, देखेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो भी सिद्धांत हो रहा है उसके पीछे जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है वो कौन सा प्रिंसिपल है, व्यवहारवादी। आपको ये भी याद रखना है कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन से ये है। और इसके साथ ही जो शिक्षा के जो जनक है, अर्थात कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर है, वो किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी। गाइस, थॉर्नडाइक को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि जो सबसे पहली थ्योरी जो दी है लर्निंग की वो थॉर्नडाइक ने दी थी। इसी कारण से थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। आप गाइस यहाँ कन्फ्यूज ना हो कि व्यवहारवाद का पिता मैंने कहा है। व्यवहारवाद का जो फादर है वो JB वॉटसन को कहा गया है, क्योंकि व्यवहारवाद की जो नींव है वो JB वॉटसन ने रखी थी। शिक्षा में जो मनोविज्ञान लाया था वो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले लाया था, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो थॉर्नडाइक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहली जो थ्योरी है गाइज वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अभ्यास एवं भूल, या इसको अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। याद रखना है कि अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो पहली थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा। और वो थ्योरी कौन सी है? तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक। तो गाइज, ये थ्योरी सबसे पहले दी गई थी, सबसे पहली थ्योरी लर्निंग की ये 1898 में, 1898 में ये थ्योरी दी गई थी। और एजुकेशन में ये थ्योरी कब इम्प्लीमेंट हुई? 1913 में। अर्थात 1913 के बाद इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से शिक्षा में नए नए बदलाव किए गए। तो गाइज, ये थ्योरी क्या कहती है? ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बिल्ली है। गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ कि जो थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया गया था? कैट के ऊपर किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट जो पर्टिकुलर है ये बिल्ली के ऊपर किया गया था। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है HP टेट में या किसी भी टेट में कि जो थॉर्नडाइक ने अपना ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसके ऊपर की थी? तो कैट के ऊपर की थी। तो गाइज, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक केज के अंदर एक कैट को रखा था और कैट के सामने खाना प्रस्तुत किया गया था, और उस पिंजरे के अंदर एक बटन था।
तो जब बिल्ली ने वो खाना देखा तो नेचुरल है कि खाने के लिए वो अंदर तड़फ उठी, और जैसे ही बिल्ली खाने को देखकर इधर उधर अपने हाथ पैर मारने लगी, तो अचानक से उसका एक बटन जो वहाँ पर था, जब उसका वो अपना पैर बटन पे लगा तो पिंजरा खुल गया और वहाँ से वो खाने को जा पड़ी, और जो उसके सामने खाना लाया था तो बिल्ली ने खाने के प्रति वो आकर्षित हो गई। तो इस सिद्धांत से थॉर्नडाइक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो बिल्ली है उसने बार बार प्रयत्न किया, बार बार उसने प्रैक्टिस की, बार बार उसने एक्सरसाइज की, इधर उधर झपटी ताकि उसको लगे कि कहीं ना कहीं से ये खुले, लेकिन जैसे ही सडनली उसका पैर बटन पे लगा तो उसको उसके सामने जो खाना रखा था वो बाहर निकल कर उसने वो खाना खाया। तो इस तरह से जो कैट है, कैट के अंदर एक हैबिट का निर्माण हो गया। अब वो हर बार जब उसके सामने ये प्रक्रिया चलती रहती है तो उसने फिर गलती करनी कम कर दी, और कैट जो है समय के साथ साथ डायरेक्ट ही उस बटन को जा मारती थी जब भी उसके सामने खाना प्रस्तुत करता था। तो इससे थॉर्नडाइक ने है ये चीज़ बताई कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है, क्योंकि जो इस सिद्धांत से बार बार करने की जो आदत का निर्माण है वो इस सिद्धांत के से होता है। गाइज यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि ये जो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है इस तरह का कंडक्ट किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ये जो वो लीवर है या बटन है इसके ऊपर जब वो पैर लगाती है तो यहाँ से स्ट्रिंग के माध्यम से ये जो हैंडल है ये खुल जाता है, और ये इस जो बॉक्स है, ये जो केज है, इसके बाहर आकर जो यहाँ पे फूड रखा गया इसको खाती है। इसके बाद जो है जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया था तो बिल्ली बिना कोई इधर उधर हाथ पैर मारे डायरेक्ट ही उस लीवर उस बटन के ऊपर अपना पैर रखती थी, जिसके कारण वो बाहर आकर खाना खाती थी। तो इस तरह से इस नियम को त्रुटि एवं अभ्यास का नियम कहा जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड जो आपको याद रखना है, इस सिद्धांत को जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जो इस प्रकार है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है गाइस, इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसी थ्योरीज को कहते हैं, और एसआर थ्योरी भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को ही कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है, जैसे पूछा जाएगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी पूछा जाएगा, क्या पूछ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन में इनमें चार में से दिया होगा तो राइट आंसर कोई भी हो सकता है अगर इनमें से दिया हो। तो संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और एसआर थ्योरी, ये ट्रायल एंड एरर जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसके दूसरे नाम है। तो बढ़ते हैं गाइस दूसरी थ्योरी की ओर। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो थॉर्नडाइक ने 3 लॉ भी दिए थे इसके ऊपर, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उसके बाद थॉर्नडाइक ने एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में 3 लॉ दिए थे। जो फर्स्ट लॉ है वो तत्परता का नियम है, सेकंड लॉ जो अभ्यास का नियम है, तीसरा जो प्रभाव का नियम है। तीनों ही नियम जो दिए थे इनको प्राइमरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरीज भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 मुख्य लॉ जो है वो ये है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गाइज ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जितनी थॉर्नडाइक की थ्योरी है उतने ही इंपॉर्टेंट ये तीनों लॉ है। बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार आप मान लो कि किसी न किसी टेट में जरूर यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है। आपसे पूछा जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन हो गए और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। याद रखें, मुख्य नियम नहीं है, तो उनमें से ये दिए होंगे तो आपने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन से नहीं है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम ही जो है थॉर्नडाइक के नियम है। चलिए थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करते हैं कि नियम क्या कहना चाहते हैं हमारे से। तो गाइज जो तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक के अनुसार जब तक आपके अंदर, बालक के अंदर तत्परता नहीं होगी, रेडीनेस नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वो कोई भी क्रिया करेगा ही नहीं। जैसे बिल्ली वाले उदाहरण में भी आप देख सकते हो, जब उसके सामने खाना रखा तो उसके बाद उसके अंदर ये जिज्ञासा आई कि मुझे ये खाने को प्राप्त करना है। तो ये तत्परता हुई कि आपको अपने एम के लिए पहले रेडीनेस होना जरूरी होगा। उसके बाद जो दूसरा लॉ उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, अभ्यास का नियम, आप इसको ईजिली कैच कर सकते हो कि ट्रायल एंड एरर, जो बार बार अभ्यास करने के सिद्धांत से ही इस नियम को थॉर्नडाइक ने कंसीडर किया था। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि बार बार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके बाद हम कहीं हमें हैबिट का निर्माण हो जाता है। तीसरा ये प्रभाव का नियम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है वो किस फैक्टर पे वर्क करता है, तो ये मोटिवेशन पे करता है। मोटिवेशन या सुख दुख का रूल भी कहते हैं। इसका अर्थ इस तरह से आप ले सकते हो कि सीखने में जो है क्या होता है कि जो आपकी जो ये सुख दुख या मोटिवेशन है ये आपको प्रभावित करते हैं। अर्थात आपने देखा भी होगा, जब आप कोई मोटिवेशन कहानी सुनते हो या मोटिवेशन, जैसे यूट्यूब में, या अगर आप कोई मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो आपके अंदर एक नया सा जोश उत्पन्न हो जाता है, आप लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए एकदम से तत्पर हो जाते हैं। ये प्रभाव का नियम है। तो एक गाइज आपने याद रखना है थॉर्नडाइक की इस थ्योरी में। तो सबसे पहले जो थॉर्नडाइक एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तो ये थॉर्नडाइक ने दी थी। दूसरी बात ये कि थॉर्नडाइक की इस थ्योरी के 3 मेन लॉ कौन कौन से थे, ये थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके साथ ये थ्योरी किसके ऊपर दी थी, तो ये बिल्ली के ऊपर दी थी। इसके अलावा गाइज एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उसमें ये इसमें
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वो सीखना था। आगे आप पेवलोव की थ्योरी पढ़ेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य वो आदत का विकास करना है, जबकि यहाँ पे आदत को सीखने से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी की ओर गाइस। जो नेक्स्ट थ्योरी है गाइस, ये है सीएल हल की। जो थ्योरी का नाम है रेनफोर्समेंट थ्योरी। आपको ये इस थ्योरी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रियली और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लार्क हल है, क्लार्क हल ने लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी थी? तो आपको याद रखना है रेनफोर्समेंट थ्योरी या पुनर्वलन। पुनर्वलन का जो सिद्धांत है शिक्षा में या सीखने में, वो किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। इसको आपको इतना ही रखना है कि जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित है? वो सीएल हल के द्वारा या क्लार्क हल के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो कि जो पुनर्वलन शब्द है सबसे पहले वो किसके द्वारा गिवन है? वो थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें अपने गाइज अगर आपसे पूछे कि थ्योरी किसने दी है रेनफोर्समेंट की, तो वो क्लार्क हल होगा। जबकि अगर आपसे पूछे कि जो रेनफोर्समेंट शब्द है सबसे पहले वो यूज़ किसने किया साइकोलॉजी में, तो वो थॉर्नडाइक ने किया। क्योंकि एक क्वेश्चन टेट में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्पेशली आपके लिए लिखा और बताया। क्योंकि पुनर्वलन जो शब्द है और जो रेनफोर्समेंट या अर्थात पुनर्वलन की थ्योरी, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए। तो जो ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने पिछले कल भी बताया कि साइकोलॉजी में ज़रूर एक स्टेटमेंट आती है। जैसे ये स्टेटमेंट है, व्यवहार में पुनर्वलन होता ही है, कहा गया है। किसने कहा है? स्किनर ने। स्किनर के अकॉर्डिंग जो कोई भी बिहेवियर जो होता है उसमें पुनर्वलन ऑटोमेटिकल इंक्लूड होता है। इसी तरह आगे है कि अधिगम की पूर्ति के लिए प्रक्रिया को रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ये क्लार्क हल के द्वारा एक स्टेटमेंट थी, जब उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट अपना सेटअप करके ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत है, तो उन्होंने ये बात की थी कि जो अधिगम की पूर्ति के लिए अगर हम लर्निंग को कंप्लीट और सार्थक रूप में अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। और जो वो प्रक्रिया है पूरी, वो रेनफोर्समेंट के द्वारा ही संभव है। ये क्लार्क हल के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा जो क्लार्क हल है, उनने भी अपना ये जो प्रयोग है वो बिल्ली पे ही किया था। जिस तरह थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, तो क्लार्क हल ने भी बिल्ली पर ही किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर गाइस। तीसरी जो थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसके द्वारा गिवन थी? पेवलोव के द्वारा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये गाइस, इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें जिस तरह से थॉर्नडाइक की हिट एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, उसी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेवलोव के द्वारा दी थी। सबसे पहली चीज़, ये थ्योरी किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो ये कुत्ते पर किया गया था। और इस थ्योरी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो पेवलोव के द्वारा दिया था। कब दिया गया था? तो 1904 में दिया गया था। आइए समझते हैं इसको गाइस। इसमें क्या होता है कि जो एक कैज है, उसके अंदर कुत्ता होता है। कुत्ते को जो वो पिंजरा है, पिंजरे के बाहर उसके सामने खाना लाया जाता है। तो खाने को देखकर कुत्ता, गाइस इस थ्योरी को ज़रा ढंग से समझे, क्योंकि इसमें स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स, जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। जो पिंजरे के अंदर जब कुत्ता है और उसके सामने जब खाना लाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कुत्ते को खाने को देखकर उसके मुंह में क्या उत्पन्न हो जाएगी? लार उत्पन्न हो जाएगी। तो उस लार के उत्पन्न होने से क्या हुआ कि खाने को देखकर जो कुत्ता है वो खाने को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जो पेवलोव है, पेवलोव ने क्या देखा? कुछ दिनों तक आप उन्होंने ये प्रक्रिया जारी रखी कि जब खाना लाया और उन्होंने देखा कि जैसे ही खाना लाते हैं तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू होगी। एक दिन उन्होंने ये किया कि जब खाना लाया, खाना लाने से पहले उन्होंने बेल जो है, घंटी जो है, घंटी बजाई। और उस घंटी बजाने के बाद उन्होंने कुत्ते के सामने खाना प्रस्तुत किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद कुत्ते को ये एक आदत का निर्माण हो गया कि जब भी बेल बजाई जाती है, तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि जैसे ही बेल बजाती है, बेल बजाने के बाद खाना उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो फिर कुत्ते का रिस्पॉन्स, जो लार है, वो खाने से पहले ही आने लगी। जैसे ही अ, घंटी बजती है, कुत्ते के मुंह में उसी समय और लार आनी शुरू हो जाती है। और जब उसके सामने खाना आता है, तब तक वो लार रहती है। तो गाइस यहाँ पे आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा कि जब पेवलोव ने खाना लाया, सीधे ही खाना लाया, जब बेल नहीं बजाई शुरुआत के दिनों में, तो कुत्ते के मुंह से सीधे ही लार टपकने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आदत का निर्माण किया कि सबसे पहले बेल बजाई, तो कुत्ते को जैसे ही बेल बजाई जाती है तो उसके मुंह में सीधे ही लार आनी शुरू हो गई। क्योंकि उसको स्वाभाविक रूप है कि उसको पता है कि जब ये बेल बजाई जाती है उसके बाद में मुझे खाना दिलाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपने ये रखना, जो ये खाना है ये स्टिमुलस है। स्टिमुलेशन अर्थात कि ये उद्दीपक है। ये उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस कहता है। स्टिमुलेशन जो है वो उस क्रिया को करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को मजबूर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो खाना है, खाना इसकी वजह से कुत्ते की लार आने उसकी एक मजबूरी बन गई। उसको देखने के बाद उसके मुंह में जो स्वाभाविक रूप से लार आई, और लार को हम क्या कहते हैं? लार को हम रिस्पॉन्स कहेंगे। इसके अलावा गाइस जो ये घंटी है, घंटी को भी स्टिमुलेशन कहते हैं। अंतर केवल इतना है, जो खाना है, खाना नेचुरल स्टिमुलेशन है, जिसको कंडीशनल स्टिमुलेशन कहते हैं। जो घंटी है, घंटी को अनकंडीशनल यूसी और इसको सी, कंडीशनल स्टिमुलस इसको यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। क्योंकि जो कंडीशनल स्टिमुलेशन है वो खाना है, नेचुरल है। अनकंडीशनल मतलब जो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन होता है। क्योंकि वेल
को खाने की वजह से डॉग के मुंह में लार नहीं आती है, उसको तो लार जो है वो खाने की वजह से आती है। लेकिन चूंकि उसको पता है कि जब बेल बजती है उसके बाद खाना मुझे प्रस्तुत होता है, तो वो बेल बजने के समय से ही उसके मुंह में पहले ही ये लार आना शुरू हो जाती है। तो इस पूरे सेटअप के बाद आप जो पेवलोव है, पेवलोव ने ये कुछ एक बातें रखी थी कि जो इससे एक्सपेरिमेंट से है, अगर इसको एजुकेशनल में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे ये तीन से चार जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका अनुपालन होगा। जो पहला बिंदु है वो आदत का निर्माण, दूसरा है भाषा का विकास, तीसरा है भ्रम का दूर होना, तीसरा है गणित का विकास। तो गाइज जो ये चारों चीज़ें हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही कंक्लूड की गई, क्योंकि अगर देखें तो आदत का निर्माण इससे हो रहा है, दूसरा भाषा का विकास भी इससे हो रहा है, भ्रम की स्थिति भी दूर हो रही है, जाहिर सी बात है, और गणित के क्षेत्र में भी इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है। गाइज यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो जो पेवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग है वो इस तरह का है, इस तरह का सेटअप था, और इस तरह से ये फूड था, ये कुत्ता था। ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने अब तक समझाई वो आप इस पिक्चर की माध्यम से भी। जो नेक्स्ट थ्योरी है गाइज वो है इनसाइट थ्योरी, जो कोहलर के द्वारा दी गई थी। इसको हिंदी में सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। जो इनसाइट थ्योरी है ये किसके द्वारा दी है? कोहलर ने। फ्रेंड्स एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम कोहलर वर्ग है। तो कोहलर वर्ग ने ये नहीं दी थी, कोहलर वर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी जो आप आगे पढ़ेंगे। जो कोहलर है, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, और गाइज ने ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर किया था। फ्रेंड्स मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये चिंपैंजी, कुत्ता, बिल्ली, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। जो वो HP टेट वाले जो हमारा बोर्ड है, स्कूल बोर्ड, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा जैसे इनसाइट थ्योरी किसके ऊपर इसका प्रयोग किया गया था? तो ये चिंपैंजी के ऊपर किया था। और ये अंत तक पूछ लेता है कि जो चिंपैंजी कोलर के एक्सपेरिमेंट में जिस चिंपैंजी के ऊपर ये प्रयोग किया गया था उसका नाम तक क्या है? तो इसका नाम सुल्तान था। याद रखिए गाइज कि जो कोलर के एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। तो बढ़ते हैं आगे और इस थ्योरी को समझते हैं गाइज। इस थ्योरी के हिसाब से एक चिंपैंजी होती है, और एक चिंपैंजी को कमरे में रखा जाता है, और उस कमरे के जो फर्श होता है वहाँ पर कुछ केले रखे होते हैं। तो गाइज चिंपैंजी क्या करता है? ये जो बंदर होता है चिंपैंजी, वो क्या करता है? उसके सामने एक स्टिक होती है, बड़ी सी स्टिक, और कुछ बॉक्सेस होते हैं। तो जब वो केले को देखता है तो जाहिर सी बात है वो केले को प्राप्त करने की इच्छा रखता होगा, और वो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करता है कि जो स्टिक है, स्टिक को हाथ में उठाकर केले की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस प्रयास में सफल रहता है। फिर वो दिमाग हिलाकर सोचता है कि अगर स्टिक से मैं नहीं पहुंचा गया तो वो वहाँ पे रखे हुए बॉक्सेस जो कमरे के अंदर रखे हैं उनको एक एक करके, जिस तरह से यहाँ पे दिखाए गए, एक के ऊपर एक रखता है, और खुद वो बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद वो जो है केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस थ्योरी के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? जो कोलर है उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरह की एक थ्योरी है। इस थ्योरी में जो बालक है, बालक पूर्ण रूप से अपनी प्रॉब्लम को पहले समझेगा, उसके बाद जो वो उसका सॉल्यूशन करेगा। जैसे यहाँ पे चिंपैंजी है, चिंपैंजी ने पहले एनालाइज किया कि मैं किस तरह से इन केलों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये छात्र अभी तक आपने जो थ्योरीज पढ़ी है छोटे बच्चों के लिए थी गाइज, याद रखना है ये बड़े बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनसाइड थ्योरी है कोलर की वो किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए? तो याद रखना है बड़े बच्चों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब होता है गाइस कि एक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान होना, जो है वो ये कहा जाता है गेस्टाल्ट। जो गेस्टाल्टवादी है जिसने इस कॉन्सेप्ट का समर्थन किया वो कौन कौन से है? कोलर है, कोफा है, बर्दिमर है, लेवन है, कर्ट लेवन। फिर से आप एक बार मैं बता दूं, कोलर जिसने इस थ्योरी को दिया था, कोफा, बर्दिमर और लेवन। बहुत बार ये चीज़ भी एग्जाम में आई हुई है कि जो गेस्टाल्टवादी है वो इनमें से कौन से नहीं है। तो इन चार में से तीन दिए होंगे, एक कोई और दिया होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। याद करने का सिंपल तरीका कोलर, कोफा, बर्दिमर और कर्ट लेवन। इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि जो कर्ट लेवन है उन्होंने क्षेत्रवाद की थ्योरी दी थी। जो क्षेत्रवाद की थ्योरी है वो किस गेस्टाल्टवादी ने दी थी? वो कर्ट लेवन ने दी थी। तो और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? कि एक वस्तु का पूर्ण रूप से स्टडी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये चीज़ें आपको इस थ्योरी के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं गाइस जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी भी इसी चीज़ का समर्थन करती है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप उसका सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से उसकी स्टडी करनी होगी। तो यही गेस्टाल्टवादियों का भी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं गाइज कि किस तरह से जो कोलर का एक्सपेरिमेंट है वो हुआ था। ये इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हो। इस तरह से प्रॉपर एक सेटअप था। पहले वो स्टिक के माध्यम से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो बॉक्स पे लगाकर केले को प्राप्त कर लेता है। जो नेक्स्ट थ्योरी है गाइज वो है क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, BF स्किनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, और ये किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था? ये चूहे के ऊपर किया गया था। फ्रेंड जो आपने सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी SR थ्योरी, SR थ्योरी।
अर्थात कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसमें सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स दिया जाता है जी। लेकिन गाइज आपको याद रखना है, जो ये वाली थ्योरी है इसको RS थ्योरी बोलते हैं। उल्टा क्यों कहा जाता है RS? क्योंकि इसमें सबसे पहले बच्चे को रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। आपको मैं समझाता हूँ कि इसको RS थ्योरी क्यों कहते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये फिगर है जो BF स्किनर ने ऑपरेटिंग कंडीशनिंग जो थ्योरीज में इस्तेमाल किया था। एक बॉक्स होता है, बॉक्स में बहुत तरह के बटन होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको लीवर कहा जाता है। तो चूहे के सामने सबसे पहले चूहा रिस्पॉन्स करेगा, उसके सामने कोई खाना नहीं दिया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे खाना प्रस्तुत होगा। सबसे पहले चूहा क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे बटन है, हालांकि यहाँ पे 2 ही बटन दिखाए गए जो उन्होंने कंडक्ट किया था, जो अपना एक्सपेरिमेंट, उसमें बहुत सारे बटन थे। तो सडनली जब चूहा उस वाले बटन पे क्लिक मारता है, जिस बटन की वजह से उसके सामने खाना प्रस्तुत होता है, तो चूहे की इस हरकत की वजह से चूहे ने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स करने के बाद उसको स्टिमुलस मिला, अर्थात खाना मिला। तो इस तरह का जो सेटअप है ये BF स्किनर ने किया था। तो गाइज इस थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे पहला क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसको स्टिमुलस मिलेगा, अर्थात पहले बच्चा को रिस्पॉन्स करना होगा, उसके बाद स्टिमुलस मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे गाइज हम बच्चों को कहते हैं कि जो है आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आप 100 में से 80 नंबर लाते हैं तो आपको एक कोई अवार्ड दिया जाएगा, अर्थात या कोई आपको चॉकलेट दी जाएगी। तो आप सबसे पहले उसको उससे आप रिस्पॉन्स मांगेंगे कि आपके नंबर कितने, उसके बाद आप उनको स्टिमुलस देंगे ना। तो वो इसका एग्जाम्पल हुआ। तो गाइज एक दूसरा जो है वो चेस गेम का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उससे याद रखना। जैसे चेस गेम होता है, आप पहले रिस्पॉन्स करते हैं कोई पर्टिकुलर, जब आप मूव चलते हैं चेस की गेम में, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने कोई मूव चला तो रिस्पॉन्स होने के बाद उसके बाद वो जो आपका फ्रेंड है, वो जो आपके साथ खेल रहा है, वो अपनी अभिक्रिया करता है, तो वो अपना स्टिमुलेशन बाद में देता है आपके रिस्पॉन्स के बाद। तो ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है हमारी मॉडर्न एजुकेशन, वो इसी सिद्धांत के ऊपर संबंधित है। और इसके साथ ही जो कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन में भी इस थ्योरी का बहुत यूज़ हो रहा है वर्तमान समय में। प्रोग्रामिंग लर्निंग जो है इसके ऊपर ये थ्योरी डिपेंडेंट है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये वाली थ्योरी है इसको RS थ्योरी कहते हैं। RS थ्योरी जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसको SR थ्योरी भी कहते हैं। तो गाइज यार अब आगे हम उस वाले सेक्शन में शायद जिसका आप पहले से वेट कर रहे थे, याद करने की ट्रिक कि आप ये सभी जो भी ये थ्योरीज है उनको आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो उसकी ट्रिक इस तरह से आप समझेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी गाइज वो थी थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो कौन सी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको लर्न करने का तरीका देखो गाइज, जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का नाम जो शुरू होता है वो टी से होता है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी पहले टी से है। तो आप इसको याद इस तरह से करेंगे कि टी से टी, ट्रायल एंड एरर तो थॉर्नडाइक। और ये की किसके ऊपर थी? बिल्ली के ऊपर। आप गाइज याद रखने की ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो बिल्ली पर किए जाते हैं, क्योंकि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है जो क्लार्क हल के द्वारा दिया था वो भी बिल्ली के ऊपर था। जो दूसरी तरह से आप याद रखेंगे पेवलोव का। पेवलोव का जो थ्योरी है वो कौन सी है? शास्त्रीय या क्लासिकल। दूसरी है जो गाइज वो स्किनर की है। इसमें आपने इतना ही रखना है कि जो एक क्लासिकल है एक ऑपरेंट है, क्योंकि आगे सेम ही है कंडीशनिंग, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। तो जो पेवलोव की है, पेवलोव की शास्त्रीय अर्थात पुरानी है, जो क्लासिकल जो होते हैं ना जो पुराने हैं, और जो स्किनर की वो नई है। तो इन दो में आप कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है आपको। जो स्किनर की है, स्किनर में देखो 100 है, और सक्रिय में भी 100 है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, या इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि जो ऑपरेंट है तो ये स्किनर से संबंधित है। जो पेवलोव है, पेवलोव थोड़ा स्किनर से पुराना नाम लगता है ना, कि पेवलोव मतलब स्किनर थोड़ा एडवांस सा नाम लगता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि पेवलोव पुराना नाम है, तो जाहिर सी बात है कि थ्योरी क्या होगी? पुरानी होगी, मतलब शास्त्रीय या क्लासिकल पुराना टाइप का। जो स्किनर है, स्किनर का नया है, ऑपरेंट है। आगे तो आप जानते हैं सेम ही थ्योरीज है, क्लासिकल ऑपरेटिक कंडीशनिंग थ्योरीज, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो एक जो और थ्योरी बचती है चौथी, वो आप इस तरह से याद रखनी है। जब आपको 3 याद हो जाएगी उसके बाद ये याद रखनी है कोलर की क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अर्थात इनसाइड थ्योरी, ये कोलर की है। तो आप इसको सिंपली याद कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप ने सुना, जो अभी मैंने पहले कहा कि जो क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा गाइज मैंने आपको बताया था कि गैने की थ्योरी भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यार ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए हम गैने की थ्योरी को किसी अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। हालांकि वो उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो थ्योरी नहीं है लर्निंग थ्योरी, वो एक अलग जो बताया गया था कि लर्निंग में कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, उन्हें आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ गैने थ्योरीज की। वो ये है कि जो गैने की थ्योरी है, यहाँ पे जो गैने की थ्योरी है, गैने की थ्योरी में 8 सोपान थे, 8 स्टेप थे। अर्थात कि जो उन्होंने बताया था कि जो लर्निंग है, लर्निंग में 8 कंडीशन होती है। जब आप उन 8 कंडीशन को फॉलो कर लेते हो उसके बाद लर्निंग होती है। तो गाइज यार ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने बनाई थी लर्निंग थ्योरी के ऊपर। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो गाइज़ यार इसी तरह से हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ यार थोड़ा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि इसे हमें, आप जानते हैं कि ये हमारे जो डाइवर्सिटी टीम है उसकी फैमिली और बड़ी होगी, और जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा हम उतना ज़्यादा आपके लिए काम करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो लर्निंग थ्योरीज़ है
और इसके पहले हमने जो चैप्टर 1 इंटेलिजेंस किया था, उन दोनों को मिलाकर आपके लिए टॉप जो MCQ है, टॉप 50 MCQ वो आपके लिए लाएँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ये इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।